वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री की अगली क्लास करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम परमाणु पर चर्चा करेंगे, एटम पर चर्चा करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि एटम बम इस देश पर गिराया गया, एटम बम काफ़ी खतरनाक होता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर एटम क्या है, परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो आज की इस क्लास में अणु, परमाणु और उसके अंदर क्या है, किसने खोजा, सारी चीज़ों पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु और अणु में बेसिक अंतर क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको तत्व के बारे में बता दिया था। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे और अच्छे से पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि परमाणु क्या है। परमाणु को सबसे पहले कण के नाम से जाना गया था। किसके नाम से जाना गया था? कण के नाम से। कण का मतलब होता है पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब होता है किसी भी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी वस्तु का सबसे सूक्ष्मतम कण। अब आप कहेंगे ये सूक्ष्मतम क्या है? सूक्ष्मतम का मतलब होता है कि संसार में जितनी वस्तुएं आपको दिख रही हों, जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो प्लास्टिक हो, लोहा हो, सोना हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, कपड़ा हो, रुमाल हो, कुछ भी हो, सभी चीजें निश्चित तौर पर किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हैं। उनमें कुछ ना कुछ है जिससे उसे मिलकर बनाया गया है और उस वस्तु का निर्माण हुआ है। बात क्लियर है? तो कभी भी जब हम उस वस्तु के अंदर जाकर उसकी बेसिक यूनिट देखते हैं, आधारभूत इकाई देखते हैं कि ये किससे जुड़ के मिलकर बना है, दैट इज एटम। क्या होता है वह? परमाणु होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये घर है, ये मकान है, इस मकान का निर्माण किस चीज से हुआ है, इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है। तब इस मकान को आप खोद खाद के देखेंगे तो आपको एक ईंट मिलेगी। उस ईंट पर एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट ऐसी रखी और पूरा घर बन गया। तो वैसे ही जितनी वस्तुएं होती हैं सब में परमाणु होते हैं, सब में परमाणु होते हैं, जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। जैसे मानव की बात करें, हमारी बात करें, तो हमारी जो बॉडी है वो कोशिका से मिलकर बनी है। एक कोशिका रखी है, दूसरी रखी है, तीसरी रखी है और करोड़ों कोशिकाएं आपस में मिली हैं और हमारा शरीर निर्मित हुआ है। क्लियर है? तो वैसे ही सजीवों के लिए कोशिका होती है और निर्जीवों के लिए परमाणु होता है, एटम होता है। एक एटम आपस में मिलता है बहुत सारे एटमों से और अणु बनाता है। अणु आपस में मिलता है और अणु मिलकर किसी भी वस्तु का निर्माण कर देता है। या तो वो धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है, उपधातु हो सकता है और संसार का कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु हो सकता है। बात क्लियर है? और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो कोशिका है वो भी कहीं ना कहीं परमाणुओं से मिलकर बनी है। कोशिका प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और प्रोटीन अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होते हैं। और जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है? तत्व हैं। ये क्या है? तत्व हैं। ये क्या है? तत्व हैं। लेकिन इनके एक तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? सबसे सूक्ष्मतम कण को कहा जाता है एटम, परमाणु। समझ में नहीं आया? समझिए। जैसे मैं कहूं लोहा, लोहा कह दिया मैंने, आयरन। तो लोहा एक क्या है? तत्व है। लोहा एक क्या है? तत्व है। लोहा एक क्या है? तत्व है। तांबा एक तत्व है। एल्युमिनियम एक तत्व है। लेकिन शर्त एक है कि उसमें केवल और केवल एल्युमिनियम होना चाहिए, उसमें केवल और केवल लोहा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। तो वो क्या होगा? तत्व होगा। जब इसमें कोई चीज मिल जाएगी तो वो मिश्र धातु हो जाएगा। अगर धातु मिलेगी और कोई अशुद्धि रहेगी तो मिश्र धातु हो जाएगा। लेकिन प्योर है, प्योर। कल मैंने आपको क्लासिफाइड करके बताया था दूसरी क्लास में कि शुद्ध पदार्थ क्या है, और वहां मैंने तत्व को बहुत अच्छे से क्लासिफाइड किया है। जो लोग सारी क्लास रेगुलर देखते हैं उनको विधिवत सारी चीजें काफी बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। बात क्लियर है? तो लोहे की एक वस्तु रखी है, जैसे मान लो एक टुकड़ा है लोहे का, ठीक है? तो ये लोहे का, लोहा क्या है? तत्व है। समझिएगा, समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। मैं आपको बहुत गहरी चीज बताने वाला हूं। जीवन भर आप रटते रहेंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आपने एक धातु उठाई जो लोहे की थी, तो लोहा ऐसी से इसको दर्शाया जाता है। लोहा एक तत्व है। क्या है? तत्व है। जैसे हम एलिमेंट इंग्लिश में कहते हैं। ये टुकड़ा मिल गया हमको लोहे का,
इस लोहे के टुकड़े को हमने बहुत बारीक से बारीक छोटे छोटे कणों में बांटा, है ना। एक टुकड़ा इतना सा बना लिया, एक टुकड़ा इतना बना लिया, एक इतना, 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 ऐसे छोटे 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 करोड़ों हमने पॉइंट्स बना लिए इसके। एक प्रकार से सामान्य भाषा में कहें तो धूल धूल के बिल्कुल बारीक बारीक कण, और इतने बारीक कर लिए कि उन्हें सामान्य आंखों से देखा ना जा सके, बल्कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। क्लियर है। लेकिन एक स्थिति में हम ऐसी जगह पहुंचे कि उस छोटे से कण को हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते। एक बिल्कुल छोटा सा कण मिला हमको और उसे हम दो भागों में नहीं तोड़ पा रहे, दैट इज एटम, जिसे परमाणु कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सबसे छोटा कण इस संसार का सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु है। उसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो जो तोड़ा नहीं जा सकता और सबसे छोटा कण मिलेगा वो क्या होगा, परमाणु होगा। तो आप कहेंगे कि सर हमें तत्व भी समझ में आ गया और परमाणु भी समझ में आ गया, लेकिन अणु समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? अणु समझ में नहीं आया। तो समझिए, एक परमाणु और दूसरा परमाणु जब आपस में मिलता है तो अणु बनाता है। क्लियर हुआ बात? जैसे एक हाइड्रोजन का परमाणु है और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है। एक हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा और H2 हो गया, मतलब दो हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। तो ये दो हाइड्रोजन जो बने ये क्या होने, अणु बने। और जब इसमें हजारों हाइड्रोजन मिल जाएंगे, इतना बड़ा एक हाइड्रोजन का गुब्बारा बन जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन तत्व। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो जल्दी से सर बोलिए, समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझिए। लोहे का एक एटम मिला हमको, ये छोटा सा एक कण मिला लोहे का, लोहे को Fe से दर्शाते हैं, बस हमें एक पॉइंट मिला, ये समझ लो सबसे छोटा कण है। यहां बड़ा बना है लेकिन आप इसे सबसे छोटा मानो, इससे छोटा कुछ नहीं है। लोहा मिला, लोहे को Fe से दर्शाते हैं, आयरन। एक ये जब अकेला है परमाणु है, जब एक और Fe इसके साथ दूसरा परमाणु आया तो ये बन गया क्या, 2Fe। क्या बन गया, 2Fe। जब दो मिल गए तो ये दो जब मिले तो क्या मिल गया, अणु बन गया। और जब ये हजारों की संख्या में मिले, 1 2 3 4 5 करोड़ों की संख्या में मिले तो एक लोहे की पट्टी बन गई, जो क्या हो गया, तत्व हो गया। बात समझ में आई? एक है तो परमाणु है, दो है तो अणु है, दो है तो अणु है, तीन है तो भी हम उसे अणु कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो एक ही एक चीज बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, तत्व हो जाता है। और तत्व में कोई दूसरी चीज नहीं मिली हो सकती। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हम कुछ बेसिक चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं परमाणु की। परमाणु को सबसे पहले कण के नाम से जाना गया, और कण के नाम से किसने बताया, ये बताया था महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद जो थे ये भारत के वैज्ञानिक थे, और महर्षि कणाद ने एक बात कही कि संसार में कुछ ऐसे कण होते हैं जिन्हें छोटे भागों में और नहीं तोड़ा जा सकता, जिन्हें हम कण कहते हैं। ठीक है। और एक कण शब्द महर्षि कणाद के नाम, कणाद सरनेम से आया है। ठीक है। लेकिन लोगों ने नहीं माना, महर्षि कणाद की बात नहीं मानी। फिर इसके बाद एक व्यक्ति आए, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए प्रयोगशाला में, और उसके बाद उन्होंने बता दिया, प्रूफ कर दिया कि परमाणु होता है। और जो कण की बात महर्षि कणाद ने कही थी वो एकदम सत्य है। बस महर्षि कणाद को इसलिए याद नहीं करते क्योंकि वो प्रयोग नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय भारत में प्रयोगशालाओं का अभाव था, कमी थी। ठीक है। उन्होंने बताया। उसके बाद नील्स बोर आए, नील्स बोर ने परमाणु का आकार बताया, है ना। रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और सभी ने बताया कि परमाणु कैसा दिखता है, परमाणु कैसा दिखता है। तो परमाणु का उन्होंने क्या बता दिया, आकार बता दिया, परमाणु का आकार बता दिया। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो योगदान है वो किसका है, जॉन डाल्टन का। ठीक है। जॉन डाल्टन। आपसे कभी पूछा जाए कि परमाणु की विस्तृत व्याख्या किसने की है, तब आप आंसर लगाएंगे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया था, जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दिया था अविनाशिता का सिद्धांत। अविनाशिता का मतलब होता है जिसे विनाश ना किया जा सके।
अविनाशिता का मतलब होता है जिसे विनाश ना किया जा सके, और विनाश का मतलब होता है जिसे दो भागों में तोड़ा ना जा सके। तो वही परमाणु की बात हो रही है। परमाणु को हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम दो भागों में नहीं तोड़ सकते, है ना। अविनाशिता का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया कि किसी भी कण को दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। और उन्होंने बात कही कि परमाणु में बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, है ना, बहुत सारे भाग होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एक धनावेश होता है। कुछ लोगों ने कैथोड किरणों को बौछार की, बहुत सारी चीजें बताई। तो आप जॉन डाल्टन का नाम याद रखें। हाँ, एक चीज और मुझे आप ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं कि परमाणु की जो खोज है, परमाणु की जो खोज है वो महर्षि कणाद और जॉन डाल्टन ने की। कण पूछे तो कणाद और परमाणु पूछे तो जॉन डाल्टन। क्लियर है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि परमाणु शब्द किसने दिया और अणु शब्द किसने दिया? ये दो क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। परमाणु शब्द किसने दिया और अणु शब्द किसने दिया? अणु शब्द और परमाणु शब्द किसने दिया? देखो, खोज करना एक अलग बात होती है और शब्द देना एक अलग बात होती है। सेम वैसे ही जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे का नामकरण पड़ोसी ने कर दिया। बात समझ में आ रही है? घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नामकरण किसी पड़ोसी ने या पंडित जी ने कर दिया। तो सेम वैसे ही खोज किसी दूसरे ने करी, किसी दूसरे ने की, और नाम किसी दूसरे ने दे दिया। बात क्लियर है? तो वैसा ही कुछ है। नाम देने वाला केवल नाम दे के चला जाता है अपने हिसाब से, लेकिन जिसने खोज की सबसे ज्यादा श्रेय उसी को जाता है। तो आई होप परमाणु और अणु और तत्व के बारे में आपको यहां से क्लियर जानकारी मिल गई होगी। अब हम परमाणु के अंदर एंटर करते हैं। अब हम परमाणु के अंदर एंटर करते हैं और अंदर परमाणु के मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। परमाणु जो है, परमाणु का जब स्ट्रक्चर डाल्टन साहब ने बताया तो कुछ इस तरीके से बताया, कुछ इस तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि परमाणु गोल होता है, इस गोल में सबसे केंद्र में प्लस आयन होता है, पॉजिटिव। उसके बाद ऐसी बहुत सारी क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। ऐसी बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, ऐसी बहुत सारी क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में सबसे पास वाली कक्षा होती है के एल एम एन। ऐसी कक्षाएं होती हैं के एल एम एन, ठीक है। और बीच में क्या होता है? बीच में प्लस आयन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी कक्षा बताई, उप कक्षा बताई, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस कक्षा में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, गोल 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 गोल। और इलेक्ट्रॉन चक्कर किसके प्रभाव से लगाते हैं? प्रोटॉन के। प्रोटॉन के पास प्लस आयन है और इसका क्या होता है? एक प्रभाव होता है यहां तक। प्रभाव का मतलब एक प्रकार का बल, एक प्रकार का बल होता है। इस बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। लिख लो इसको कि प्रोटॉन में उपस्थित जो बल होता है उसको नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। और ब्रह्मांड में सबसे मजबूत बल, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ब्रह्मांड, ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्रह्मांड में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। इसी कारण न्यूक्लियर बम जब बनता है तो उसका विस्फोट बहुत खतरनाक होता है, काफी सारी ऊर्जा उसमें उत्सर्जित होती है। तो इसका जो बल होता है वो इस कक्षाओं के यहाँ बाहरी उपकोष तक रहता है और इसी बल के सहारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके से चक्कर कक्षा में लगाता रहता है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है? तो अभी आपको तस्वीर और आगे अच्छी क्लियर हो जाएगी। जब डाल्टन साहब परमाणु स्ट्रक्चर देके चले गए तब कुछ और वैज्ञानिक आए, जिन वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु होता तो है लेकिन परमाणु में कुछ विशेष चीजें होती हैं। परमाणु में कुछ विशेष चीजें होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है जो माइनस चार्ज दर्शाता है, नेगेटिव चार्ज दर्शाता है। किसी ने कहा कि परमाणु में प्रोटॉन चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है जिसमें प्लस चार्ज होता है। किसी ने कहा कि प्लस चार्ज आपने बता दिया, माइनस चार्ज आपने बता दिया, कुछ और भी होता है जो न्यूट्रल होता है, कुछ और भी होता है जो न्यूट्रल होता है, ना जिस पे प्लस चार्ज होता ना माइनस चार्ज होता। फिर एक और वैज्ञानिक आया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने सही कहा,
प्लस चार्ज भी होता है, माइनस चार्ज भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, लेकिन एक कण ऐसा भी है जिसमें प्लस चार्ज भी है और जिसमें माइनस चार्ज भी है। प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है। बात क्लियर है? कि फिर एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आपने तो सही कहा, लेकिन एक और होता है जो न्यूट्रॉन की भांति काम करता है, न्यूट्रॉन की भांति काम करता है। फिर एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने न्यूट्रॉन के दूसरे भाग को बताया। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग परमाणु के भाग बताए। एक नंबर में आपसे केवल एक चीज पूछेगा कि निम्न में से कौन सा भाग परमाणु का है, तो आपको बताना है कि कौन सा भाग है। और ज्यादा लेवल का क्वेश्चन बनता है तो पूछता है कि परमाणु के इन भागों की खोज किसने की, इनकी खोज किसने की। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। या तो चार्ज पूछेगा, या खोज पूछेगा, या ये पूछेगा कि ये कहां विद्यमान होता है, तो आपको बताना है परमाणु में। जैसे वो पूछ ले कि निम्न में से न्यूट्रॉन किस में उपस्थित होता है, परमाणु में, अणु में, यौगिक में, मिश्रण में, तो आपको बताना है परमाणु में। जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी उनको ये क्वेश्चन भी बहुत कठिन लगते हैं। तो ये भाग, इतने भाग निकल के आए बहुत सारे। अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े होंगे, ये बुकों में मिल जाता है, लेकिन आपने कम से कम 9 से 10 प्रकार प्रोटॉन, परमाणु के आज तक नहीं देखे होंगे, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, मेसॉन क्या है, फर्मियोन क्या है और बोसॉन क्या है, जिसे हिग्स बोसॉन भी कहते हैं। तो इतने सारे जो कण हैं इनकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की, जिसमें से 3 खोजें ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों के जो वैज्ञानिक हैं उनको मैं एक बार में याद कराने की कोशिश करूंगा। एक ट्रिक आपको याद रखनी है, ईंट पर नाच। क्या याद रखना है? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। आप कहेंगे कैसा? तो इस ट्रिक को आपको नोट करके लिख लेना है, ईंट पर नाच। ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? टा। टा मतलब हो जाएगा थॉमसन। पूरा नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। साइड में लिख लेना, इस पर क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज, ऋणात्मक आयन होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा बना लेना। फिर आता है प्रोटॉन। पा, देखो ईट से ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, ठीक है, रा से रदरफोर्ड। चार्ज क्या होगा? धनात्मक, प्लस चार्ज। ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। चैडविक, ठीक है। और चार्ज कैसे होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। चार्ज क्या होगा? कुछ नहीं। न्यूट्रल लिख लो, न्यूट्रल। ये क्वेश्चन आ चुका है कि परमाणु में कौन सा भाग न्यूट्रल होता है। परमाणु में कौन सा भाग न्यूट्रल होता है, तो आपको बताना है कि परमाणु में न्यूट्रॉन भाग न्यूट्रल होता है, ठीक है। कैथोड किरण नलिका, थॉमसन ने CTR का उपयोग किया था, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड किरण नलिका पर, नलिका से इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन की बौछार की तब उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, किसके सहारे? कैथोड किरण नलिका के माध्यम से, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज के बाद गोल्डस्टीन ने कहा कि जब नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव, ये धनात्मक है, ये किसने बताया? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन, यहां लिख लो, धनात्मक चार्ज जो है वो किसने बताया? गोल्डस्टीन। कहीं कहीं लिखा रहता है ना, कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, और कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिलेगा, है ना, गोल्डस्टीन मिलेगा। गोल्डस्टीन क्यों मिलेगा? क्योंकि धनात्मक की खोज, देखो समझो, आज आपको समझ में आएगा कि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड क्यों लिखा रहता है। प्रोटॉन की खोज पूछे रदरफोर्ड ने, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस चार्ज की खोज पूछे तो गोल्डस्टीन ने। इसी कारण कभी कभी ऑप्शन में ये मिलेगा, कभी कभी ये मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और दोनों मिलेंगे तो वो देगा धनात्मक या प्रोटॉन। प्रोटॉन पूछे रदरफोर्ड, धनात्मक पूछे गोल्डस्टीन, है ना। न्यूट्रॉन की बात करें तो चैडविक ने की, है ना। और ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और इसमें बेरिलियम, धातु का नाम क्या था? बेरिलियम था। और जिस पर अल्फा किरणें,
है ना। बेरिलियम पर अल्फा किरणों की बौछार की थी, किसने? चैडविक ने। अल्फा किरणों की बौछार की और बता दिया कि न्यूट्रॉन भी परमाणु में होता है। इसके बाद आता है पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो एंडरसन के द्वारा की गई, है ना। एंडरसन एक क्रिकेटर भी है, उससे याद रख लो, जेम्स एंडरसन है, कोरी एंडरसन है। तो एंडरसन, ये एक बात याद रखना, कुछ लोग मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो वो लोग यही समझ लेते हैं कि जो क्रिकेटर है एंडरसन, उसी ने इसकी खोज कर दी और अब वो क्रिकेट खेलने लगा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। एक एंडरसन जो है वो कई व्यक्तियों का नाम हो सकता है ना। जैसे आपके भारत में किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम अमन है, किसी का नाम शुभम है ना। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति का नाम हो, बहुत सारे व्यक्तियों का नाम हो सकता है और रहता है, लाखों व्यक्तियों का नाम रहता है। तो एंडरसन ने क्या किया? पॉजिट्रॉन की खोज की, और पॉजिट्रॉन में प्लस आयन होता है। पॉजिट्रॉन में प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? दोनों चार्ज। ठीक है, इसमें बेसिकली दोनों चार्ज होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि क्या होता है, तब आपको प्लस चार्ज लगाना है, क्योंकि प्लस चार्ज पॉजी और ट्रॉन, पॉजी मतलब प्रोटॉन और ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो समझो, पॉजिट्रॉन, पॉजी बना है प्रोटॉन से और जो पॉजिट्रॉन लास्ट लगा है ये इलेक्ट्रॉन का लगा है, तो प्लस और माइनस दोनों चार्ज दर्शाता है ना। ये क्या दर्शाता है? दोनों चार्ज दर्शाता है ना। लेकिन कभी कभी आंसर प्रोटॉन भी सही हो जाता है, जैसे अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको इनमें से कोई नहीं लगाना, इनमें से कोई नहीं मत लगाना, फिर आप क्या लगा देना? प्लस चार्ज, क्योंकि देखो प्रोटॉन से मिलता जुलता है ना पॉजिट्रॉन। ठीक है, जल्दी से लिखो। न्यूट्रॉनों की जो खोज है वो पाउली के द्वारा की गई थी, पाउली के द्वारा। एंटी न्यूट्रिनो की जो खोज है वो फर्मी के द्वारा की गई थी, फर्मी के द्वारा की गई थी। ठीक है, मेसॉन कण की जो खोज है वो यूकावा के द्वारा की गई थी, यूकावा, ये जापान के वैज्ञानिक हैं, यूकावा। और जो फर्मियोन की खोज है वो क्वार्क के द्वारा की गई थी, क्वार्क। फर्मियोन की जो खोज है क्वार्क। लेप्ट्रॉन, कहीं कहीं आपको लेप्ट्रॉन मिलेगा और कहीं कहीं आपको फर्मी वैज्ञानिक भी मिलेगा, फर्मी वैज्ञानिक ने फर्मियोन की खोज। और बोसॉन कण की बात करें तो इसकी खोज दो व्यक्तियों ने की, सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, है ना। ये याद रखो, बोस जो है ना, इसी बोस से इसका नाम बोसान पड़ा। पहले इसकी जो खोज है वो सत्येंद्रनाथ बोस ने की, उसके बाद फिर आइंस्टीन भाई साहब आ गए, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने भी कुछ इसमें सहायता कर दी, है ना। लेकिन बोसॉन कण का जो नाम है वो सत्येंद्रनाथ बोस के आधार पर रखा है, और इन्हीं के आधार पर सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन के नाम पर हिग्स बोसॉन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था को बताया गया है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक जल्दी जल्दी लिख लो, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। ठीक है, ये वैज्ञानिक आपको पहली बार मिले होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पढ़ने से कोई फायदा है नहीं है आज के समय में। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं परमाणु की। जो परमाणु के अंदर चलते हैं, जो परमाणु होता है इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां इस तरीके से लिख लो, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फिक्स है। ठीक है, और जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक, हिंदी में भी लिख सकते हो आप एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीजें बहुत बारीक हैं, ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। अब आप कहेंगे रटनी क्यों पड़ेंगी? क्योंकि ये फिक्स है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती, है ना। ये क्या चीज है? फिक्स है। जैसे मैथ्स से इसमें कोई वैल्यू आती है, जैसे मान लो आपने सवाल सॉल्व किया और आ गया आंसर 577, तो 577 जो आंसर आया है वो फिक्स है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। कहां से आया? कैलकुलेट करके आया। तो वैसे ही साइंटिस्टों ने बहुत सारा कैलकुलेशन किया और उसके बाद इसका
माइक्रोस्कोप से अध्ययन करके बताया कि हर एक परमाणु का, जितने परमाणु हैं उसका एक क्या है, नंबर है। उसका एक क्या है, नंबर है। एक नंबर पे है तो वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये एक प्रकार से क्रम में सबके नंबर हैं। क्या है, क्रम में सबके नंबर हैं। मैं आपको कुछ नंबर बताता हूं, ये नंबर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत शानदार ट्रिक लाऊंगा पूरी आवर्त सारणी की, और वो वीडियो में आपको पूरी आवर्त सारणी एक बार में याद हो जाएगी। ये याद कराने की गारंटी मेरी है, याद कराने की गारंटी मेरी है। बस वीडियो देखने की गारंटी आपकी होनी चाहिए। वीडियो आप अपने एंड से देख लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी आवर्त सारणी याद हो जाएगी। और जब आवर्त सारणी याद हो जाएगी तो पीरियोडिक टेबल में कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है कि आपको परमाणु क्रमांक याद करना पड़े। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है वो सबका लीनियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से क्रम से है, क्रम से है। तो कहीं कोई समस्या नहीं है, बस आपको वीडियो देखना है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, ये मैं बताऊंगा, इसका ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। इसके बाद लिथियम आता है, ये मैं बताऊंगा, इसका 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद बेरिलियम आता है, इसके बाद बेरिलियम आता है, ये मैं बताऊंगा, इसका 4 हो जाएगा। इसके बाद बोरॉन आता है, मैं बताऊंगा, इसका 5 हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। इसके बाद कार्बन आता है, इसके बाद कार्बन आता है, वो मैं बताऊंगा कैसे आता है, इसका 6 हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन आता है, वो मैं बताऊंगा, इसका 7 हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन आता है, वो मैं बताऊंगा, इसका 8 हो जाएगा। इसके बाद फ्लोरीन आता है, उसका 9 हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्रम है, कुछ याद करने नहीं है, गिनती थोड़ी मैं याद कराऊंगा यहां। बस आपको बताना यह है कि किस क्रम में कौन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक परमाणु का अपना क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये फिक्स है, जितने एटॉमिक उसके नंबर होंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही उसमें बीच में क्या होंगे, प्लस चार्ज होंगे। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो आप सभी जानते हैं, ऐसा कोई, चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं, कुछ लोग नाइट्रोजन भी नहीं जानते। ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन का ये परमाणु है O2 से दर्शाते हैं, अणु हो गया। इस ऑक्सीजन के हमने परमाणु को यहां बना लिया। ठीक है, ऑक्सीजन में जो परमाणु क्रमांक है इसका, वो होता है 8। कितना होता है इसका? 8। जब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 बराबर प्रोटॉन, इसका परमाणु क्रमांक 8 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तो इसमें जो प्लस चार्ज है ये भी 8 होंगे, ये प्रोटॉन भी 8 हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है ये भी 8 हो जाएंगे, तो ये भी 8 हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज और लिखेंगे आप, परमाणु द्रव्यमान। ये लिखा है यहां पर, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को कैसे काउंट करेंगे? परमाणु द्रव्यमान होता क्या है एक्चुअल में, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो है AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये फुल फॉर्म लिख लो इसका, यूनिट बराबर परमाणु द्रव्यमान की जो यूनिट है वो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट। होता क्या है, होता क्या है ये परमाणु द्रव्यमान? परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को मिला दो, इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है? क्लियर है? कुछ लोग क्या करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को वजन समझते हैं, भार समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। परमाणु द्रव्यमान एक अलग चीज है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। और उसका जो वजन है वो वजन निर्भर करता है वहां की ग्रेविटी पर, वहां की ग्रेविटी पर। जैसा मैंने फिजिक्स में बताया था आपको, है ना, जितना पृथ्वी हमको खींचेगी हमारा वजन उतना बढ़ जाएगा। आप चंद्रमा पर चले जाएंगे, आपका शरीर यही रहेगा, शरीर आपका यही दिखेगा, इतना ही बड़ा, लेकिन वहां आपका वजन यहां 60 किलो है तो वहां 10 किलो हो जाएगा, जबकि शरीर यही है। तो शरीर यही है, मतलब द्रव्यमान यही है। और द्रव्यमान फिक्स होता है ब्रह्मांड में, आप कहीं चले जाएं, लेकिन भार बदलता है, क्योंकि भार डिपेंड करता है ग्रेविटी पर।
जितना ग्रह आपको खींचेगा आपका उतना वजन हो जाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कभी आपसे पूछे तब आप बता देंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में किस तरीके से कि परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान निम्न में से है। एक ऑप्शन होगा प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या बताना है, प्रोटॉन पी और एन, पी एन संधि डायरेक्ट तो पढ़ा है ना, पी एन संधि, पी एन संधि, चलो इसको एन पी कर लो, है ना, इसको क्या कर लो, एन पी। एन पी से आपको याद रहेगा एन पी मेरा नाम है, एन पी मेरा नाम है, ठीक है। जो लोग मेरा नाम नहीं जानते तो वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नरेश पटेल। तो एन से हो गया न्यूट्रॉन, पी से हो गया प्रोटॉन, इन दोनों को जब मिला दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा इसमें मास निकल आएगा। ऐसे छोटी छोटी ट्रिकें बना के आप याद कर लो। देखो ये ट्रिक मुझे भी पता नहीं थी, आज ही बनी आपके सामने। एन देखा, पी देखा और ट्रिक बन गई। एन पी मेरा नाम है ना, एन मिला दोगे, पी मिला दोगे, है ना, और मेरा मास बन जाएगा, मतलब परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा किसी परमाणु का। फिर आप कहेंगे सर भार क्या है, तो भार डिपेंड करता है ग्रेविटी पर, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन केमिस्ट्री में हम ग्रेविटी नहीं पढ़ सकते, केमिस्ट्री में हम ग्रेविटी नहीं पढ़ सकते, तो फिर क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का ग्रेविटी का सिस्टम अलग है। इसमें ग्रेविटी को आधार ना मान के संख्या को आधार माना जाता है। किसको, संख्या को। तो आवर्त सारणी में बीच का एक तत्व होता है, बीच में, है ना, बीच में जो तत्व होता है उसका नाम है कार्बन। उसका नाम क्या है, कार्बन। तो कार्बन को क्या मान लिया, आधार मान लिया। क्या मान लिया, आधार मान लिया कार्बन को, है ना, कि भाई कार्बन से ही हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। और कार्बन में भी कौन सा कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 12। आप कहेंगे 12 क्या है, तो ये 12 इसका क्या है, परमाणु भार है। ये 12 इसका क्या है, परमाणु भार है। तो कार्बन परमाणु, कार्बन 12 का जो परमाणु भार है उसके भार का 12वां भाग का कितना भाग किस तत्व का है, वो उसका परमाणु भार है। नहीं आया समझ में, काफी कठिन होती है केमिस्ट्री। जैसे मान लो ऑक्सीजन का भार निकालना है आपको, तो ऑक्सीजन का भार, चलो यहां लिखता हूं ऊपर, है ना, यहां लिख देता हूं, परमाणु भार करके डैश लिखोगे। ऑक्सीजन का भार हमें निकालना है, बटे में क्या कर देंगे, कार्बन 12 के 12वें भाग, 12वें भाग, ठीक है। कार्बन 12 का अपन क्या कर देंगे, 12वें भाग का बटा कर देंगे, और इसके बटे में जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। क्लियर है। यहां सॉरी, ऑक्सीजन का क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा, एक परमाणु का, एक परमाणु ऑक्सीजन का एक परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान तो फिक्स है, ठीक है, द्रव्यमान तो फिक्स है। द्रव्यमान से इसको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें कैसे पता है कि भाई, जैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 क्या होता है, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, ये भी 8 हैं, तो इक्वल टू 16 हो गया इसका मास। इसमें हमने भाग दे दिया किससे, 16 क्या निकला, ये 16 एटॉमिक मास निकला है, द्रव्यमान निकला। इस द्रव्यमान में हमने किससे भाग कर दिया, कार्बन 12 के, कार्बन 12 का मान लो कितना है, कार्बन 12 का मान लो 12 है, 12 का 12वां भाग कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। मान लो 24 है, 24 का 12वां भाग कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 36 है तो 36 का 12वां भाग कितना हो जाएगा, 3। तो कार्बन 12 के 12वें भाग का इसमें भाग लगा दोगे, जो निकल के आएगा वो परमाणु भार है, ठीक है। तो बस ये फार्मूला याद रखो, है ना, इससे अभी तक वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बस द्रव्यमान से पूछा जाता है, तो द्रव्यमान का आपको याद रखना है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है, और जो प्रोटॉन की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बचा न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन को जब न्यूट्रॉन से मिला दोगे, प्रोटॉन को जब न्यूट्रॉन से मिला दोगे तब आपको परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां समझो, समस्थानिक,
समस्थानिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब है समस्थानिक, स्थान का मतलब होगा क्रमांक। तो जिन परमाणु का परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, वो समस्थानिक होंगे। इसमें संभारिक में इसे आइसोबेयर कहते हैं, जिसमें जिन परमाणुओं का भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। क्योंकि देखो अभी मैंने दो चीजें बताई, परमाणु क्रमांक बताया और परमाणु भार बताया। तो परमाणु क्रमांक क्या है? उसका नंबर है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो उसका 8 है। और परमाणु भार क्या बताया? मान लो 16 बताया, है ना, एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से 16 बताया। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक जब समान होगा तो वो समस्थानिक है, और जब परमाणु भार समान होगा तो वो संभारिक है। क्लियर है? इसमें परमाणु भार समान है तो परमाणु क्रमांक अलग अलग हो जाएगा, इसमें परमाणु क्रमांक समान है तो परमाणु भार अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ये आप सभी जानते हैं। नहीं जानते तो अभी पीरियोडिक टेबल में समझ में आ जाएगा। देखो, पहली बार अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जद्दोजहद करना पड़ेगी, और पहली बार पढ़ने के बाद इसे दोबारा से रिवाइज करोगे तब जाके आपको ये समझ में आएगी। क्योंकि अभी आगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे समझ में आएंगी, फिर आप दोबारा से पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। इसलिए मैं विश करता हूं या गुजारिश करता हूं कि आप इसे क्या करें, दोबारा से देखें, नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाएं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आपको समझ में आएगा। नोट्स बनाओगे तभी आप केमिस्ट्री पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। समस्थानिक, स्थान मतलब क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान है, 6 है, इसका भी 6 है। ठीक है, इसमें बात है संभारिक की। संभार, भार को हमेशा ऊपर लिखा जाता है ना, तो इसमें संभार भार समान होगा, इसका भी 14 है, इसका भी 14 है। क्लियर है? क्लियर है। जब एक समान होगा तो दूसरा समान हो जाएगा। समझो, फिर से समझो। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होगा, 6 है, 6 है, समान है, 6 = 6 बराबर समान। लेकिन इसमें भार अलग हो जाएगा, इसका 12 है, इसका 14 है। क्लियर हो गया। संभारिक में भार समान होगा, भार ऊपर है, 14 है बराबर है, लेकिन क्रमांक का समान हो जाएगा, इसका 7 है, इसका 6 है। और ये आप जानते हैं नाइट्रोजन का 7, इसका 6 फिक्स होता है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक आपको समझ में आ गया। जल्दी से 2 एग्जाम्पल लिख लो, जल्दी से दोनों एग्जाम्पल लिखो। कार्बन का एग्जाम्पल लिख लो। कार्बन 6 होता है ना, और वहां भी 6 रहेगा क्योंकि ये फिक्स है, लेकिन जो भार है वो अलग हो जाएगा, है ना। इसलिए कार्बन 12 की बात करते हैं, क्योंकि कार्बन 14 भी होता है, इसलिए कार्बन 12 की बात करते हैं। 12 की बात इसलिए करते हैं, 12 स्टेबल होता है। 12 क्या होता है? स्टेबल होता है। और आपने एक चीज सुना होगा कि सिंधु सभ्यता की जो खोज है, पुरानी चीजों की जो खोज है, वो C14 मेथड से की जाती है। C14, तो कार्बन 14, ये कार्बन 14 कार्बन डेटिंग मेथड इसी से दर्शाई जाती है। कैसे दर्शाई जाती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। तो इसी से इसका 6 होने लगता है, लगभग 7000 कितना है, 520 है, 7520 है कि 530 है। इतने सालों में इसकी संख्या 50% हो जाती है। ठीक है, वो खैर अभी नहीं, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कभी। तो ये दोनों की परिभाषा आपने लिख ली होगी। तुल्यांक की भार की बात करें, तुल्यांक की भार में कुछ नहीं है, जो आपका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट का मतलब जो भार है, जो आपको भार मिल गया। मान लो एक कार्बन का आपको 14 भार मिल गया, 14 भार में आप इसकी संयोजकता से भाग कर दें। संयोजकता कितनी है? 6 है, सॉरी 6 नहीं है, 2 है। अब आप कहेंगे संयोजकता क्या है? संयोजकता का मतलब होता है कि जो परमाणु है उस परमाणु के बचे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित बचे इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का मतलब है उसे जिसकी जितने अणुओं की जरूरत है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, या तो इसे दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और यही इसकी क्या है? संयोजकता है। यही इसकी क्या है? संयोजकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन देने और लेने की कैपेबिलिटी किसी भी तत्व में होती है, किसी भी परमाणु में, सॉरी तत्व नहीं, परमाणु आएगा, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन देने और लेने की क्षमता होती है। देने और लेने की क्षमता से मतलब क्या है कि वो एक बचा है, वो उससे बॉन्ड हो जाए और उसमें बंध बन जाए। ठीक है, बंध बन जाए। जैसे मान लो आपकी भी बॉन्डिंग
हो जाती है किसी किसी ऑफिस से या संस्था से, ठीक है। तो आपके पास जैसे मान लो किसी भी स्ट्रीम की डिग्री है तो वो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। जब तक आप घर पर रहोगे आप फड़फड़ाओगे कि मुझे इस ऑफिस में जॉब करनी है, इस ऑफिस में जॉब करनी है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है। जैसे बहुत सारे हीरो रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, उनके पास टैलेंट था, उनके पास टैलेंट था, कहीं ना कहीं उनको पता था कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूं, है ना। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, आपका अमिताभ बच्चन है, ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जो बहुत पिछड़ी फैमिली से थे लेकिन बहुत ऊपर तक पहुंचे। इरफान खान है। तो इनके पास, इन्हें पता था कि टैलेंट है। परमाणु को पता था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये वहां जाएगा और क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। मुंबई गए, फिल्म जॉइन की और इंडस्ट्री बॉलीवुड से उनका बॉन्डिंग हो गया। तो वैसे ही यहां इसका इलेक्ट्रॉन बचा है, जब बचा है तो ये फड़फड़ाएगा, फड़फड़ाएगा मतलब किसी न किसी से जुड़ जाएगा। जैसे ये H2O से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, जल बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया, जल बन गया। हाइड्रोजन आपका Cl से जुड़ गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, HCl बन गया। हाइड्रोजन H2SO4 से जुड़ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, है ना। हाइड्रोजन NO3 से बन गया, नाइट्रिक अम्ल बन गया। तो ये इससे जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इसके पास एक बची चीज है, इसके पास ये क्या है, बची चीज है। तो जो बची चीज होती है, जो बचा इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसकी संयोजकता होती है। अभी ये और अच्छे से क्लियर होगा। ये क्लियर तब होगा जब आप आवर्त सारणी को पढ़ने के बाद दोबारा से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तुल्यांकी भार, भार को बताने की जरूरत नहीं है। भार मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन 12 का 12वां भाग, कार्बन 12 का 12वां भाग, और उसका जो मास है ना, उसका जो मास है। मास कैसे निकलेगा, मास निकलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहां से निकलता है, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से कहां से निकलेगा, पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में कैसे समझ में आएगा, ट्रिक से। वो ट्रिक कौन बताएगा, बाय मी, ठीक। क्लियर, क्लियर। मैं ट्रिक बताऊंगा, एक बार में पीरियोडिक टेबल याद होगी। पीरियोडिक टेबल जब याद हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से सबके 118 तक, अब 126 हो चुके हैं, 126 तक सबके क्या है, एटॉमिक नंबर हैं। एटॉमिक नंबर जितने होंगे उतना ही प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन में आप न्यूट्रॉन जोड़ देंगे, लगभग उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन हैं। जैसे 8 है ऑक्सीजन का, तो 8 जोड़ देंगे, 16 आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। नाइट्रोजन का 7 है, प्लस 7 जोड़ देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा मास। मास 14 आ गया। कार्बन 12 का 12वां भाग से आप इसको डिवाइड करेंगे, कार्बन 12 का 12वां भाग से डिवाइड करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, आपका भार निकल के आ जाएगा। भार में आप बैलेंसी से भाग लगाएंगे, क्या निकल के आ जाएगा, तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। तुल्यांकी भार, देखो ये कठिन है, मैं मानता हूं। अगर इतना ही आसान होता, इतना ही आसान होता तो आज हर एक गली का बच्चा गवर्नमेंट जॉब में होता। इतना आसान नहीं, हलवा थोड़ी है, मेहनत करना पड़ेगी, जद्दोजहद। कई बार जब आप रिवीजन करेंगे, इसका कई बार रिवीजन करेंगे, चीजों को समझेंगे, डाउट जहां है उसको फिर से पूछेंगे, क्लियर होगा, निश्चित तौर पर क्लियर होगा। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मिल गया। नंबर तो कैसे मिलेगा, पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल कैसे याद होगी, मैं याद कराऊंगा। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है, उतने ही न्यूट्रॉन है, लगभग लगभग, है ना, लगभग हम मान लेते हैं लेकिन होते नहीं है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास बन गया, क्या बन गया, मास बन गया। मास में डिवाइड लगा दोगे कार्बन 12 का भाग, भार निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, भार निकल के आ जाएगा। भार में वैलेंसी का डिवाइड लगा दोगे, इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा, तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा, जो कि यहां पर है। तो तुल्यांकी भार बराबर परमाणु का भार बटे संयोजकता, परमाणु का भार बटे संयोजकता, बस इतना याद रखो। अणु भार बराबर, अणु भार बराबर एक अणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12, हाँ अणु भार तो मैंने बता दिया, वही होता है अणु भार, एक अणु का द्रव्यमान, सॉरी। भार बराबर अलग होगा और अणु भार बराबर अलग होगा। बहुत माइनर सी चीज है, बहुत माइनर सी चीज है, लोग इसे एक ही समझते हैं, एक ही पढ़ा देते हैं। परमाणु भार पूछे तब ऊपर एक परमाणु का द्रव्यमान आएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान आएगा बटे कार्बन 12 का 12 भाग। लेकिन जब अणु भार पूछे तो एक अणु का द्रव्यमान आएगा
बटे कार्बन 12 का 12वां भाग। बहुत माइनर सा अंतर है। इसी माइनर से अंतर से लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमने तो इतना पढ़ा था, सब कुछ रट लिया था, सब सही करके आए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं इतने कम नंबर क्यों आए। कम नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहां झोल है, कहां समस्या है, कहां गड़बड़ी है, कहां चीजें समान हैं जहां हमको मेहनत करके उसको क्लियर करना है। अब देखो कितना अंतर है, भार और अणु भार और परमाणु भार। लोगों को तो भार ही पता नहीं होता। अभी मैं कह रहा हूं कि जो लोगों ने एमएससी कर लिया है केमिस्ट्री से और जो बीएससी वगैरह कर लेते हैं, उनसे अभी आप जाके भार पूछ लो, वो भार और मास में अंतर नहीं बता पाएंगे क्लियर से। और भार के प्रकार बताना तो छोड़ो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमाणु भार अलग है, अणु भार अलग है। और परमाणु भार को ही केवल भार कह देते हैं और अणु भार को अणु भार कह देते हैं। तो एक परमाणु का द्रव्यमान ऊपर आ गया तो परमाणु भार हो गया, एक अणु का द्रव्यमान ऊपर आ गया अणु भार हो गया। ठीक है, उसमें डिवाइड कार्बन 12 के 12 से कर दो, कार्बन 12 से 12 का भाग, कार्बन 12 का 12वां भाग, कार्बन 12 का 12वां भाग, कार्बन 12 का 12 भाग, कार्बन 12 का 12वां भाग से आप डिवाइड करोगे, आंसर आपके पास होगा। तो अणु भार और परमाणु भार और अणु भार, परमाणु भार और तुल्यांकी भार, इन तीनों में सही से आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब मैं दो सूत्र बताता हूं, एक अणु सूत्र और एक मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र अणु का सूत्र है। अब अणु क्या है? तो जो अणु है वही अणु सूत्र है। NH3 H2O HCl NaCl H2SO4, ये सब क्या हैं? अणु सूत्र हैं। ये सब क्या है? अणु सूत्र हैं। फिर आप कहेंगे अणु क्या है? अमोनिया अणु है, जल अणु है, HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, नमक, ये क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अमोनिया क्या है? अणु है। अमोनिया का अणु सूत्र क्या है? ये है। कुल मिलाकर सिंपल सी भाषा में जिससे दर्शाया जाए, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 1 2 3 4, फिर इसको मैंने दर्शा दिया 1 2 3 4, ये संकेत है, इससे भी दर्शा देते हैं। तो दर्शाना ही क्या होता है? दर्शाना ही क्या होता है? सूत्र होता है। तो केमिस्ट्री में जैसे मैथ्स में हम एक को एक लिख देते हैं, है ना, रोमन लिपि में भी लिख देते हैं, वैसे केमिस्ट्री में भी सभी चीजों को लिखा जाता है इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। जैसे फिटकरी है ना, आपका जिप्सम है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आपका लूनर कास्टिक है, आपका नौसादर है, आपका पिक्रिक अम्ल है, आपका टालुइन है, आपका फिनॉल है, आपका एल्डिहाइड है, आपका कीटोन है ना, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एसीटोन है ना, जिंक फास्फोरस है, सोडियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, लाल दवा। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इन सभी कंपाउंडों को किसी न किसी फॉर्मूले से दर्शाया जाता है, दैट इज अ अणु सूत्र, दैट इज अ अणु सूत्र। फिर आप कहेंगे मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र का मतलब है जिसको आप रेशियो में काट दें, जिसको आप क्या करें? रेशियो में काट दें, वो होता है मूलानुपाती सूत्र। आप कहें कैसा रेशियो में काट दें? जैसे मान लो शक्कर तो आप जानते हैं, शुगर है ना, ग्लूकोज, शुगर को ग्लूकोज भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्लियर है? 6:12:1, सॉरी 12:6। काट दो इसको, सॉरी इसको काटेंगे नहीं, काटने पर तो 6:1:2:1 बन जाएगा। मूलानुपाती सिंपल सा है। ये क्या हो गया? आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब ये क्या कह रहा है? मूलानुपाती। मूल, इसके मूल क्या है? तो
तो इसके मूल क्या है, उन्हीं मूल को आप देख लो। मूल क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, रेशो में, है ना, रेशो में। देखो ये किससे बना है, मूल प्लस अनुपात से मिलकर बना है। ठीक है, तो मूल आपको क्या मिले, मूल आपको क्या मिले, जैसे मैथ्स में आप लेते हो ना, मूल निकालते हो सीधराचार्य फार्मूला से, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, क्या है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट क्या है 2a, ऐसा कुछ है ना, नहीं, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4ac अपॉन 2a, है ना, जिससे अब मूल निकलते हैं ना। तो वैसे ही इसके भी मूल क्या है, इसके भी मूल हो गए क्या, इसका मूल जड़ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों लिख दिए हमने यहां। ये क्या हो गया, मूल। अब कह रहा है अनुपात, अनुपात क्या है, अनुपात क्या है, 6 अनुपात 12 अनुपात 6, काट दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ये रेशियो निकल आया। 1:2:1 लिख दो, 1:1 को लिखा नहीं जाता, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, CH2O, CH2O। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई समस्या तो नहीं है ना, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, इस तरह हम मूलानुपाती सूत्र नहीं निकाल पा रहे, हमें यहां समस्या है। क्योंकि देखो ये छोटी चीजें हैं लेकिन मोटी चीजें हैं, है ना। तो चलो एक आध का और निकाल के बताऊं, मैं एक आध का और निकाल के बताता हूं। चलो H2O का निकाल लेते हैं, H2O, चलो H2O, K2SO4, H2O का निकाल लो। देखो सरल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरल आप करेंगे तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। देखो पहले कठिन करने की कोशिश मत करो, मैं भी करता था, कभी नहीं बन पाया। पहले देखो सरल सरल करो, सरल 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 करो, कम से कम 10 करो सरल, उसके बाद कठिन कब बनने लगेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने के लिए दिमाग को सरल चीजें दो। अगर मैं पहले ही कठिन दूंगा तो पहले ही भाग जाओगे आप, तो सरल चीजें लो, है ना। H2O का पहले देखो, इसको आपको संधि विच्छेद कर देना है, मूल धन अनुपात इक्वल टू मूल अनुपात। कौन सी संधि है, कोई बता पाएगा? इसमें है आपकी दीर्घ नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, स्वर संधि है, इसमें स्वर संधि है। और स्वर कौन सी संधि है, स्वर आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है ना। आ प्लस आ इक्वल, अरे मैं हिंदी पढ़ाने लगा, आ प्लस आ इक्वल टू मूला, बड़ा आ, है ना। तो मूलानुपाती, मूल आपने निकाल लिए। H2O में मूल क्या है, मूल है H और O। अनुपात निकाल लो, 2:1, इसका यही रहेगा, इसका यही रहेगा, क्योंकि इसे आप काट ही नहीं सकते, 2:1 कट ही नहीं रहा, तो ये हो जाएगा H2O, यही होगा, ये ही होगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें आ गया कि H2O का मूलानुपाती सूत्र बताओ, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो वो ये लगाने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि आंसर, क्वेश्चन का आंसर ही आंसर है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वही आंसर है। अगर ऐसा होता है तो वही कर पाते हैं जिनको पता होता है, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़े होते वो ये दिमाग लगाते हैं कि यार क्वेश्चन जो है वो आंसर थोड़ी होगा, आंसर कुछ डिफरेंट होगा, और वहां ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में खेल हो जाता है। कक्षा की बात करते हैं तो वही कक्षा प्लस बीच में हो गया, 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। यही कक्षा क्या होती है, 4 कक्षाएं होती हैं, KLMN, ये 4 कक्षाएं आपको क्रम से याद रखनी है, KLMN। कई बार पूछता है कि नाभिक के पास वाली कक्षा कौन सी है, तो K, है ना। K को क्या कहा जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या, है ना, इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसे कहा जाता है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे कहा जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और इसे कहा जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। आप कहेंगे ये क्या बता दिया, ये बहुत एडवांस लेवल का है। क्वांटम संख्या वगैरह मेरे हिसाब से कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये नंबर्स पूछ सकता है वो। इसमें बस एक क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु के पास कौन सी होती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या कैसे दर्शाते हैं, K से, और सबसे बाहर कौन सी होती है, तो N,
n क्वांटम संख्या, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कक्षा, ये क्या क्या कहलाती हैं? कक्षाएं कहलाती हैं। कक्षा पूछेगा कक्षा कितनी होती है, तब आंसर आएगा 4। क्या क्या होती है ये नहीं पूछेगा, न संख्या जरूर पूछेगा, कक्षा कितनी होती है 4। फिर पूछेगा उपकक्षा कितनी होती है, तब भी आपको लगाना है 4। लेकिन इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन सी, इसमें पूछ सकता है कौन कौन सी। तो उपकक्षा एक होती है एस, एक होती है एसपी, और एक होती है एसपीडी, और एक होती है एसपीडीएफ। ठीक है, ये किससे बनती हैं? ये बनती है कक्षक से। किससे बनती है? कक्षक से। अब आप कहेंगे कक्षक क्या है? एक होता है एस कक्षक, एक होता है पी कक्षक, एस पी डी और एफ, ये 4 कक्षक होते हैं, जैसा कि यहां लिखा है, ये 4 कक्षक होते हैं। अब ये कक्षक क्या है? यही है, ये परमाणु दिख रहा है आपको, इस परमाणु के अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये क्या है? कक्षक हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के 4 कक्षक मिले। एस मिला, एस का अध्ययन किया तो पता चला कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पी का अध्ययन किया तो इसमें पता चला 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी का अध्ययन किया तो इसमें 10, और एफ का अध्ययन किया तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बस। आप कहेंगे ये आपको कैसे पता? तो ये मुझे नहीं पता, ये वैज्ञानिकों को पता चला अध्ययन करने के बाद, और उन्होंने ये सारी चीजें पीरियोडिक टेबल में बता दी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे, आपकी आधी से अधिक केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, आधी से अधिक केमिस्ट्री आपकी इजी हो जाएगी। क्योंकि अभी जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई वो सब लिंक हो रही हैं पीरियोडिक टेबल से। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे एक बार आगे, फिर आप ये पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, क्लियर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पहले पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं पढ़ाया। पहले नहीं पढ़ा सकता मैं, पहले पढ़ाऊंगा तो पीरियोडिक टेबल समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए बेसिक पढ़ो, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ो, फिर इसको रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के कक्षक होते हैं, एस पी डी एफ। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही जगह है तो 2 जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं सर 2 ही क्यों जाते हैं, तो मैं उससे कहूंगा कि आपके हाथ में, आपके इस हाथ में कितनी उंगली फंस सकती हैं? आपके इस हाथ में कितनी उंगली फंस सकती है? तो भाई 5 फंस सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 5 की जगह है ना, इसमें 5 की जगह है, तो जिसमें जितनी जगह होगी उसमें उतना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो एक दरवाजा है, उस दरवाजे में से एक व्यक्ति की निकलने की रास्ता है ना, तो उसमें से एक ही निकलेगा, क्योंकि जगह एक की ही है ना। तो वैसे ही इसमें होता है। इस एस कक्षक को जब माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया तब पता चला कि क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसमें क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की है, इसमें क्षमता 10 की है, इसमें क्षमता 14 इलेक्ट्रॉन की है। सीधी सी बात है। इन्हीं से इसमें 2 जाएंगे अधिकतम। ये एस पी है तो ये एस प्लस पी 6 और 2, इसमें 8 अधिक चले जाएंगे। फिर इसमें तीनों मर्ज हो जाएंगे, 6 और 2 8 प्लस 10 इक्वल टू 18 हो जाएंगे। फिर 6 और 2 8 और 10 18 और 14 32 हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे हैं 2 8 18 32। इसमें 2 जाएंगे, इसमें सॉरी के में 2 जाएंगे, इसमें 8 जाएंगे, इसमें 18 जाएंगे, इसमें 32 जाएंगे। अधिकतम है ना, अधिकतम। मिनिमम भी हो सकते हैं, ये 32 है तो यहाँ 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन ये हम मैक्सिमम की बात करते हैं, है ना। इस 2 में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं, 6 से 7 8 9 10 हो सकते हैं, है ना। 11 12 13 14 तक इसमें हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन का खेल है, ये सब इलेक्ट्रॉन का खेल है, जो अभी आगे आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा सब्र रखो, अभी थोड़ा सा सब्र रखो, बस इसके नोट्स बनाते चलो। उसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल ट्रिक से पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप इस नोट्स को रिवाइज कर लेना, आपको कहीं कोई समस्या नहीं जाएगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कक्षा, उपकक्षा, कक्षक, सब कुछ। हाँ, एक चीज और, कई बार पूछता है, ये कंपटीशन की चीज में बता रहा हूं। अब एस में 2 होते हैं, ये सब जानते हैं। इसका आकार पूछता है, इसका आकार पूछता है तो आपको लगाना है गोलाकार। पी आकार पूछता है डंबल आकार, डंबल आकार। डी का आकार पूछता है द्विडंबल आकार, डंबल आकार। और एफ का आकार पूछता है, क्या लिखें? एफ का आकार नहीं होता ना, नहीं होते को हम क्या लिखेंगे? सुनिश्चित नहीं, ऐसा लिख दो, है ना। सुनिश्चित नहीं, है ना। जटिल आकृति लिख दो, जटिल आकृति। जटिल, जटिल आकृति है। जटिल है तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन ही नहीं कर पाए, है ना। जटिल है तो इसका अध्ययन नहीं कर पाए।
हाईएस्ट जो केमिस्ट्री की हायर बुकें होती हैं उनको उठा के देखेंगे आप, है ना, 11th 12th की, तो उनमें इन तीनों को ही बताया गया है। 11th में जो पढ़ते हैं वो उनको पता होगा। इसे इस तरीके से दर्शाते हैं, ऐसा रहता है ये गोल, ये इस तरीके से रहता है डंबल आकार, और ये इस तरीके से रहता है 2 डंबल, इस तरीके से। ठीक है, जब 11th में ये सब चीजें आई थी, है ना, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, तो मैं फेल हो गया था। आज भी मुझे याद है केमिस्ट्री में मुझे कितने नंबर मिले थे, 21 नंबर मुझे मिले थे 75 आउट ऑफ 75 से। तो मैं फेल हो गया था केमिस्ट्री में, और उसमें मुझे याद आ रहा है कि पहले जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन था वो यही था। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि केमिस्ट्री से एमएससी करना है। बात समझ में आ रही है? उसी दिन ठान लिया था। पहली बार जब मैं 11th में पढ़ा तो केमिस्ट्री मुझे पहली बार मिली, और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था, और क्वार्टर जो होते हैं त्रैमासिक अर्धवार्षिक, तो पहली बार एग्जाम हुआ, और उसमें यही सब क्वेश्चन आए थे, और मैं उसमें फेल हो गया था। यही पूछा था, अबभाव का नियम भी था, पाउली का भी था, हुंड का भी था, एक कक्षा अणुसूत्र सब था, और मैं 21 नंबर लेके उसमें फेल हो गया था। और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे केमिस्ट्री से एमएससी करना है। अब आप समझ पा रहे हैं इस चीज के अंतर को? मैंने वही काम करने की कोशिश की है जहां समस्या है। लोग क्या करते हैं, जैसे जीके जिसको आता है वो जीके पढ़ता है, मैथ्स नहीं छुएगा वो, क्योंकि उसे मैथ्स में दिक्कत है। और जिसे मैथ्स आता है ना, वो मैथ्स ही मैथ्स करेगा, और मैथ्स के ही गुणगान गाएगा कि अरे मैथ्स में हम ये करते हैं, वो जीके नहीं पढ़ेगा। जीके के वो चर्चा ही नहीं करेगा। यही सबसे बड़ी गलती है। इकोनॉमी का टीचर है तो वो इकोनॉमी की बात करेगा, साइंस का टीचर है वो साइंस की बात करेगा, मैथ्स का टीचर है वो मैथ्स की बात करेगा। या टीचर कहूं या बच्चा कहूं, बच्चे का भी अपना एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री वाला है तो हिस्ट्री की बात करेगा, बीए वाला है तो बीए की बात करेगा, कॉमर्स वाला है तो कॉमर्स की बात करेगा, साइंस वाला है तो साइंस की बात करेगा। यही समस्या है। वो ये नहीं सोचता कि हम दूसरे के सब्जेक्ट में उतर के दूसरे के सब्जेक्ट की गहराई को देखें और फिर बात करें दोनों के पैरामीटर्स के आधार पर। जिस दिन आप ऐसा करने लगे, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो जितने सब्जेक्ट हैं, जितने टॉपिक हैं, सबको बराबर लेकर चलना होगा। कहीं कोई आपको ऊंच नीच नहीं करनी है। तो ये आकृतियों के नाम लिख लो, गोलाकार, है ना, सर्किल शेप, डंबल आकार, डंबल तो डंबल ही होता है इंग्लिश में, और द्विडंबल आकार, और जटिल आकृति। 2 6 10 14 कैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 6 10 14, 2 6 10 14, 2 6 10 14। इसको रट लो, इसको रट लो। आप क्यों कहेंगे क्यों रट लो? क्योंकि जब आप इसको रट लोगे तो आपको आवर्त सारणी इतने बढ़िया तरीके से समझ में आएगी कि आप कहेंगे कि मजा आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे भरेंगे, ये बताया अफबाउ ने। कैसे भरेंगे ये बताएगा किसने? अफबाउ ने। अफबाउ सिद्धांत क्या कहता है? अफबाउ सिद्धांत कहता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन एक सीरीज में भरे होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एक श्रृंखला में भरे होते हैं, श्रृंखला में भरे होते हैं, बस इतना याद रखना है। श्रृंखला ये लिख लो यहां पर, ये मैं बोल रहा हूं 1s2 2s2 2p6। ऐसे ये कभी पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ये समझ विकसित करने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो आपको इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा में भरे जाते हैं। हाँ, ऐसा लिखो, पहले कम ऊर्जा में जाएंगे, फिर उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएंगे, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में। ठीक है, क्रम याद मत रखो, क्योंकि इतना सब आपके लिए बहुत हो जाएगा, है ना। लिखना है जिनको लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s6 4p6 5s2 4d10 5p6 4s2 4f14 और 5d10। इसका एक क्रम है, पढ़ना होगा तो आप कभी मुझसे मिलिएगा, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से, इसकी एक ट्रिक है, इस ट्रिक से समझ में आ जाता है, लेकिन यहां हम नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव में नहीं पूछा जाता। पाउली का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या है, 1 2 3 4, ये 4 क्वांटम संख्याएं हो गई, ये कभी समान नहीं होंगी, ये कभी समान नहीं होंगी। 1 2 3 4 ये कभी समान नहीं होंगी, बस ये बात कही उसने। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या समान नहीं होगी, खत्म।
मैं से तो इतना ही नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि पाउली ने कौन सा नियम दिया। तो बस याद रखना है, पाउली ने अपवर्जन नियम दिया। पाउली ने कौन सा नियम दिया? अपवर्जन नियम दिया, जो किसकी बात करता है? इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम के आकार की बात करता है, संख्या की बात करता है। बस खत्म। हुंड का नियम क्या करता है? हुंड का नियम बताता है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक सभी कक्षकों में भरे होते हैं। जैसे मान लो ये S है, ये P है, ये D है। मैंने आपको क्या बताया कि S में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। P में कितने जाएंगे? 6 जाएंगे। D में कितने जाएंगे? 10 जाएंगे। 2 4 6 8 10 जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। लेकिन हुंड भाई साहब ने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये गलत है। पहले सब में एक एक जाएगा, पूरों में एक एक जाएगा, 2 भरे नहीं होंगे। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक एक पूरों में चला जाएगा। फिर दोबारा से राउंड होगा तो जितने बचे होंगे उतने भर जाएंगे और बाकी खाली रहेंगे। और यही खाली जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बस इतना डाटा आपके लिए सफिशिएंट है, इतना डाटा आपके लिए सफिशिएंट है। जल्दी से नोट करिए। बस आज की लास्ट चीज बॉन्ड फॉर्मेशन और बताता हूं मैं। बॉन्ड फॉर्मेशन ये चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाती है। इनमें भी मैं बहुत डिटेल से जा सकता हूं, लेकिन ज्यादा डिटेल में हम इनमें इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आएंगे आपकी आवर्त सारणी से, जो आपकी अगले टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूं। अगले टॉपिक में पूरी आवर्त सारणी को ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करा दूंगा, काम खत्म। क्योंकि 50 से 60% क्वेश्चन आवर्त सारणी से आते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो फैक्ट से आते हैं। फैक्ट कैसे? जैसे मान लो बारूद बनाने में किसका उपयोग होता है, नमक में क्या उपयोग होता है, नींबू का पीएच क्या होता है, रबर किससे बनती है, लाल फास्फोरस क्या है, माचिस की तीली में क्या होता है ना, मोबाइल में किस धातु का उपयोग किया जाता है, बल्ब में कौन सी धातु होती है, प्रेस में कौन सी धातु होती है, किससे फल पकते हैं, है ना, जंग का सूत्र क्या होता है, जंग में लोहा कमता है कि बढ़ता है ना, वेल्डिंग करने में किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाते हैं, वो आप कर लो, आवर्त सारणी कर लो, खेल खत्म। केमिस्ट्री में इससे ज्यादा नहीं आता, लेकिन 2-5% चीजें इनसे भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, इसलिए मैंने बताया क्योंकि मैं किसी चीज को छोड़ता नहीं हूं, है ना। तो अब हम बात करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन की। बॉन्ड फॉर्मेशन या बंध निर्माण। तो बंध मैंने आपको बताया कि बंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैद्युत संयोजी, अन्य नाम आयनिक, इंग्लिश में इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, आयनिक, है ना, आयनिक बॉन्ड नंबर 1। नंबर 2 होता है आपका सहसंयोजी, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड, इसको कहेंगे क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको कहेंगे उपसह संयोजी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। हिंदी में याद रखें, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसह संयोजी। नाम से स्पष्ट है, जिसमें वैद्युत हो और जिसमें आयन हो। वैद्युत आयन से ही बनती है, ये बात मैं आपको फिजिक्स में बता चुका हूं, पब्लिक लेक्चर। आयन क्या है? प्लस और माइनस, प्लस आयन माइनस आयन, माइनस आयन धनायन कहलाता है, सॉरी प्लस आयन धनायन कहलाता है, माइनस आयन ऋणायन कहलाता है। तो जिस कंपाउंड में प्लस और माइनस से कंपाउंड बने, जिन परमाणुओं में, ऐसा लिखो, जिन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण आयन के रूप में होता है, आयन आवेश के रूप में होता है, आयन और आवेश के रूप में होता है, जिन परमाणुओं में बॉन्ड निर्माण या बंध निर्माण आवेश और आयन के वैद्युत आकर्षण से होता है, वो वैद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। कमजोर होते हैं, रवेदार होते हैं, वो लिखो, प्रॉपर्टीज लिखो, कमजोर होते हैं, रवेदार होते हैं, भंगुर होते हैं, कुछ कठोर होते हैं, घनत्व उच्च होता है, मजबूत बल द्वारा, सॉरी मजबूत बल आएगा, है ना, ये कमजोर नहीं होंगे, मजबूत बल से बॉन्डेड होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है,
आयनिक नेचर होता है ना। ये सभी चीजें सुचालक होते हैं। सुचालक क्यों होंगे? क्योंकि विद्युत, सुचालक इसलिए होंगे क्योंकि इसमें आयन है और आयन क्या करेंगे? विद्युत को ले जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये लिख लो, एक एग्जाम्पल लिख लो के आई। के का मतलब होता है पोटेशियम, आई का मतलब होता है आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है। सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉन का साझा दोनों परमाणु करते हैं। दोनों परमाणु के करने से, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों ने साझा कर लिया और क्या बन गया? सहसंयोजी बंध बन गया। क्या बन गया? सहसंयोजी बंध। ऐसा अधिकांश तौर पर सेम में होता है। जैसे हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इक्वल टू H2O, सॉरी केवल H2, केवल H2 है ना। डबल बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू O2। इसमें हमेशा डबल बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन में। और ट्रिपल बॉन्ड की करें तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन इक्वल टू N2। इस N2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा होगा, इस H2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा होगा, और इस O का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा होगा। ये दो लिखा ना, O2 H2 N2, तो ऐसे स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, केवल 3। विशेषताएं लिखो, वीक हैं, कमजोर हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलेय हैं, विद्युत के कुचालक हैं। ये उनके गुण हैं। अंतिम बात करते हैं सहसंयोजी की। इन बंधों में इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। जब परमाणु के मध्य साझे में इलेक्ट्रॉन का जो एक युग्म है वो केवल एक परमाणु पर प्राप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब समझ रहे हो? युग्म मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन एक होता है और दो इलेक्ट्रॉनों का युग्म होता है। एक ये है, मान लो x, ये है y। तो x का क्या है? देखो x का केवल एक परमाणु होगा ये, लेकिन दो परमाणु का एक युग्म होगा और ये ट्रांसफर हो जाएगा इस पे, और इस पे क्या लग जाएगा? एक एरो बन जाएगा, एक एरो बन जाएगा, x एरो y। ये एरो दर्शाता है कि सहसंयोजी बॉन्ड है, ये एरो। तो इस पर इलेक्ट्रॉन का युग्म है। युग्म मतलब होता है दो, है ना, कहते हैं जोड़ा, जोड़े। जैसे आप शूज लेने जाओगे तो शूज एक लेके आओगे क्या? शूज आप दो ही लेके आओगे। स्लीपर लेने जाओगे दो ही लेके आओगे। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही क्या होता है, ये भी होता है उपसहसंयोजी में, ऐसे ही होता है। शूज लेने जाता है तो दोनों लेके जाता है और दोनों दे देता है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन का इसमें ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से लिख लो, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, क्या लिख लो? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है? NH3 प्लस HCl। कैसे बनता है ये? NH3 प्लस HCl, ये दोनों जुड़ जाते हैं, HCl और NH3, और NH4Cl बन जाता है। और एक एग्जांपल और लिख लो, अमोनियम ब्रोमाइड। अमोनियम ब्रोमाइड, Cl की जगह Br कर लेना बस। इनमें भी तीनों बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक, उपसहसंयोजक और कोऑर्डिनेट। प्रकृति अजीब होती है। और एक लास्ट बंध, हाइड्रोजन बंध। ये थोड़ा सा अलग है, ये बंध का प्रकार नहीं मानता मैं। हाइड्रोजन बंध का मतलब ये है जो हाइड्रोजन से बंध बना है वो हाइड्रोजन बंध है। जैसे ऑक्सीजन ने बना लिया तो ये हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, कोई भी जैसे NH2 कोई भी कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिख जाए उसमें क्या है? हाइड्रोजन बंध है। अब बस दो चीजों की चर्चा और, ऑक्सीकरण और अपचयन। इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो बस लास्ट में मैं आपको 2-3 मिनट और लूंगा और आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपचयन की। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। अपचयन की बात करेंगे हम ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन। आप लिख लेना, मैं बोलते जाऊंगा। ऑक्सीडेशन,
ठीक है। अब अपचयन क्या है? अपचयन में हम कुछ कुछ लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, एक ही बात है, या प्लस का जुड़ना, धनायन का जुड़ना, या माइनस का निकलना। इतनी चीजें हम लिख सकते हैं। जस्ट इसमें अपोजिट कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो। हाइड्रोजन का जुड़ना है तो हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, निकल रहा तो जुड़ना, प्लस का निकलना और माइनस का जुड़ना। जितनी चीजें ऊपर लिखी हैं उनको अपोजिट कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। त्यागना, हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन निकलने को हम इलेक्ट्रॉन त्यागना भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, निकलना, और इलेक्ट्रॉन का इसमें आ जाएगा जुड़ना। जुड़ना या ऐड होना, निकलना मतलब त्यागना, इतना तो आप जानते ही हैं, है ना। और इसको जुड़ने को हम ग्रहण भी कह सकते हैं ना, ग्रहण करना। एक ही चीज है मानो, एक ही चीज है लेकिन चार चार पांच पांच प्रकार से लिख के देता है। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको अपचयन को अवकरण भी कहीं कहीं कह दिया जाता है, अवकरण, है ना। अवकरण जब लिखा आता है तो कुछ लोग नहीं समझ पाते कि अवकरण क्या है। तो या तो हाइड्रोजन जुड़े, ऑक्सीजन निकले, प्लस जुड़े, माइनस निकले। देखो इसका मतलब वही है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब प्लस जुड़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस होता है, ऑक्सीजन में माइनस होता है, मतलब ये निकल रहा है। एक ही बात है, लेकिन चार प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और सेम इसका अपोजिट कर देना, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकारक और अपचायक, ये दोनों चीजें और लिख लो। ये ऑक्सीकरण कराते हैं और ये अपचयन कराते हैं, है ना। बेपदार्थ, ये पदार्थ हैं। बेपदार्थ जो ऑक्सीकरण कराते हैं और बेपदार्थ जो अपचयन कराते हैं। जो अपचयन कराएंगे वो अपचायक कहलाएंगे, जो ऑक्सीकरण कराएंगे वो ऑक्सीकारक कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है। अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब दोनों साथ में हो जाएं, दोनों साथ में हो जाएं कभी कभी, तो इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये कई बार पूछा गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रियाएं, है ना। रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिसमें आपका हाइड्रोजन भी निकलेगा, वो भी जुड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, Zn प्लस Cu इक्वल टू Zn प्लस Cu। ये अभिक्रिया में देखो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इससे ऑक्सीकरण होकर इस पर पहुंच रहा है, और इससे ऑक्सीकरण होकर इससे रिडक्स, ये ऑक्सीकरण है और ये अपचयन है, ठीक है, अपचयन है। बस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है, और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित, जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती किसमें है, श्वसन की अभिक्रिया में, है ना, श्वसन की अभिक्रिया में, श्वास की अभिक्रिया में, ब्रीथिंग होता है जिसको। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण को जितना मैंने अच्छे से बायोलॉजी में पढ़ाया है इतना आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है।
एक चीज़ और बताने का प्रयास करता हूं मैं, जिससे विगत वर्षों में क्वेश्चन आए हैं। आप कहेंगे सर कितनी चीज़ें बता रहे हो आप। तो देखो यार, क्या है कि क्वेश्चन कोई भी छूट ना पाए, मेरा मानना होता है, नहीं तो बच्चे फिर बाद में बहुत गाली देते हैं। एग्ज़ाम हो जाता है फिर कहते हैं सर ने क्या पढ़ाया, कुछ नहीं आया। अरे आप उतना समय तो दो, तब तो मैं आपको पढ़ाऊँ। एक आता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और एक होता है भौतिक परिवर्तन। इसमें सीधे एग्जाम्पल आते हैं और आपसे पूछता है वो कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। परिभाषा लिखना हो परिभाषा लिख लो। पदार्थ परिवर्तित होकर जब अलग पदार्थ में बदल जाए तो रासायनिक परिवर्तन है, और पदार्थ परिवर्तित नहीं होता एवं रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, एग्जाम्पल बस याद रखो। दहन, जलना, जब कोई चीज जलेगी तो कौन सा हुआ, रासायनिक। ठीक है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलना। खाना पकना, ये क्वेश्चन आया था व्यापम में, कांस्टेबल में, कि खाना पकाना क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही में परिवर्तन, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। इतने सारे एग्जाम्पल याद कर लो। एक चीज और इसमें नोट करके लिख लेना कि रासायनिक परिवर्तन में पुनः वह अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती जो अवस्था थी, वह पुनः। जैसे खाना है, खाना आप क्या लाए, खाना आप लाए, मान लो पालक लाए, पालक से आपने क्या बना ली, सब्जी बना ली। अब इस सब्जी से कोई पालक बना के मुझे बता दे तो मैं मान जाऊंगा, मतलब पुनः अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती रासायनिक परिवर्तन में। दूध से दही बन गया, दही से कोई दूध बना दे तो मुझसे आके मिल लेना। भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल लिखो। पानी से बर्फ बनना, फिर बर्फ से आप पानी बना सकते हो। पानी से बर्फ बनना। मोम का गलना, एक बात याद रखना, मोम का जलना अलग चीज है और मोम का गलना अलग चीज है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जलने में जल जाती है और गलने में फिर से मोम बची रहती है। दूध से क्रीम अलग करना, दूध से क्रीम अलग करना। दही से मक्खन निकालना, दही से मक्खन निकालना एक अलग चीज है। और ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, कपूर का जलना। जब आप कपूर को जला देंगे तो कपूर क्या है, ठोस, और जब कपूर जलेगा तो वो डायरेक्ट गैस बन के उड़ जाएगा। तो ये क्या होता है, ठोस से गैस में बनना, ऊर्ध्वपातन। बस आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अच्छे से पढ़ाई करें और रेगुलर रहें, है ना। आगे आने वाले क्लास में हम व्यापम के पुराने सॉल्व करेंगे, है ना। कांस्टेबल के मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। एमपीजीके का भी हम बैच लेके आएंगे, जिसमें एक बहुत बड़े लेवल से एमपीजीके पढ़ाया जाएगा। आप भी एमपीजीके पढ़ के कहेंगे कि वाह क्या बात है, ऐसे फैक्ट हमने आज तक नहीं देखे ना सुने। ठीक, तो वेट करिए, जल्दी से कुछ ही दिन में हम 4-5 दिन में बैच का अनाउंसमेंट कर देंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई करें और टोटल अंडरग्राउंड हो जाएं। किसी से कोई मतलब नहीं, कमरा है, किताबें हैं और आप हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।